नमस्कार, मैं हूं संजना और आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में हम लोग जो बीपीएससी के पाठ्यक्रम के अनुसार जीके जीएस के इस सीरीज को चला रहे हैं, तो इसमें अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखेंगे। उम्मीद है कि इसका पिछला वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, ताकि मैं अपने में इस चीज़ के लिए सुधार कर सकूँगी और आप लोगों की समस्याओं का समाधान भी हो सकेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखिए इसे। और अब हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। हम लोग हड़प्पा या फिर सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को ही हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। जैसे कि सबसे पहली खुदाई हड़प्पा नामक स्थल पर होने के कारण इस क्षेत्र को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और इस क्षेत्र सिंधु नदी के घाट पर, सिंधु नदी घाटी पर इसके अत्यधिक क्षेत्र मिलने के कारण इस क्षेत्र को, यानी सबसे बड़ा क्षेत्र मिलने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। यानी कि इस सभ्यता का जो सबसे विशाल नगर था वो हमें सिंधु घाटी क्षेत्र पर मिला, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहेंगे। और सबसे पहला उत्खनन जो है वो हड़प्पा में हुआ था, इसलिए इस सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो इसके कालखंड के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार अगर देखें, रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार अगर हम लोग देखें, तो इसकी जो सर्वमान्य तिथि है, जो सबने माना है मिला जुला कर, तो वो हो जाएगा 2300 से लेके 1750 बीसी। 2300 से 1750 बीसी इसका समय होगा। वैसे ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है समय इसका, लेकिन जान लेना जरूरी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदाड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने की। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, और राखाल दास बनर्जी के द्वारा कराए गए उत्खननों के फलस्वरूप हुआ। यानी कि राखाल दास बनर्जी जो है वो मोहनजोदाड़ो की खोज की। मोहनजोदाड़ो क्या था कि यहाँ का सबसे विशाल नगर था, जो कि सिंधु घाटी पर पाया गया था, तो इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो है, तो इसकी खोज दयाराम साहनी तथा राखाल दास बनर्जी के द्वारा जो उत्खनन कराया गया उसके फलस्वरूप प्राप्त हुआ था। अब आगे हम लोग देखते हैं कि 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल, जो कि क्या थे, सर जॉन मार्शल जो कि एक भारतीय पुरातत्व महानिदेशक थे, तो उनके द्वारा ये इस चीज की विधिवत घोषणा कर दी गई थी कि ये सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता है। इसकी घोषणा 1924 में सर जॉन मार्शल के द्वारा कर दी गई थी। और सर जॉन मार्शल कौन थे? तो ये भारतीय पुरातत्व महानिदेशक थे। ऐसे तो हम देखेंगे तो हड़प्पा की खोज 1921 में, और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 ईस्वी में हुई थी। लेकिन इसकी घोषणा सर जॉन मार्शल के द्वारा 1924 ईस्वी में विधिवत तरीके से की गई थी। इस सभ्यता को हम लोग कई नामों से जानते हैं। इस सभ्यता को हम लोग कई नामों से जानते हैं, जिसमें हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ताम्रपाषाणिक सभ्यता, कैलोलिथिक सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता और आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से हम इसे जानते हैं। इस सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ताम्रपाषाणिक सभ्यता, कैलोलिथिक सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। इस तरीके से अलग अलग नामों से इसे हम क्या करते हैं, जानते हैं। अब इसके आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के विस्तार को। तो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार को अगर हम देखें, तो यहाँ ये ऊपरी हिस्सा उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, ये हो गया पूरब और यहाँ हो गया पश्चिम। तो इस तरह से हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे ऊपरी कोना जो है वो कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में एक जगह है मादा। मादा इसका सबसे उत्तरी छोर है, जो कि जम्मू कश्मीर के अखनूर जिला में स्थित है। जम्मू कश्मीर के अखनूर जिला में स्थित है मादा, और ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर माना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि
इस सभ्यता का सबसे दक्षिणी छोर यानी कि सबसे निचला छोर जो है वो कौन सा है? तो दाइमाबाद है। कौन सा है? दाइमाबाद है। और ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला में स्थित है। तो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला में दाइमाबाद जगह है जो इस सभ्यता का सबसे दक्षिणी छोर माना जाता है। इस सभ्यता के पूर्वी छोर की हम बात करें तो पूर्वी छोर जो है वो आलमगीरपुर है। पूर्वी छोर आलमगीरपुर है जो कि यूपी के मेरठ जिला में स्थित है। यूपी के मेरठ जिला में स्थित है आलमगीरपुर, जो कि इस सभ्यता का पूर्वी छोर है। और इस सभ्यता का पश्चिमी छोर जो है तो वो है सुत्कागीडोर, और ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। तो इस तरह से हम लोग इसके भौगोलिक जो इस सभ्यता का विस्तार है उसको हम लोग देख लिए। अब आगे हम लोग एक नोट में देखते हैं कि ये जो सभ्यता है यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता जो है, तो इस सभ्यता का पूरा भौगोलिक विस्तार अगर हम लोग देखें, पूरा भौगोलिक विस्तार, तो ये मिस्र की सभ्यता का 20 गुना है। मिस्र की सभ्यता से 20 गुना बड़ा कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र की सभ्यता से 20 गुना बड़ा है। मिस्र की सभ्यता जो है वो नील नदी घाटी पर स्थित है। ऐसे ही हम देखते हैं मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जो है वो दजला तथा फुरात नदी की घाटी पर स्थित है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता को अगर एक साथ मिला दिया जाए और तब अगर देखा जाए तो हड़प्पा या फिर सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सम्मिलित सभ्यता से 12 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 12 गुना बड़ा है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है वो कितना विशाल सभ्यता है। और इसके विषय में हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। अब देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों को। तो एक एक करके हम लोग हड़प्पा सभ्यता से जो भी प्रमुख स्थल हैं उनको एक एक करके हम देखेंगे। इससे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हम एक एक करके देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले इस स्थल में हड़प्पा को। तो हम देख रहे हैं हड़प्पा। हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स थे। हड़प्पा के उत्खननकर्ता दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स थे। हड़प्पा का उत्खनन किस वर्ष में हुआ? तो 1921 में हुआ और हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। इस चीज को याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि हाँ हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के। हड़प्पा को किस वर्ष खोजा गया? तो 1921 में। हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन है? तो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसके आगे देखते हैं हड़प्पा कहाँ पर स्थित है। तो ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है हड़प्पा। अब हड़प्पा से संबंधित कुछ विशेषताओं को हम लोग देखते हैं। तो विशेषताओं में देखेंगे हड़प्पा जो है वो सर्वप्रथम स्थल है, यानी पहला स्थल जहाँ उत्खनन का काम हुआ, यानी सबसे पहला उत्खनन कहाँ हुआ? हड़प्पा में हुआ है। तो इसीलिए हम लोग इसको प्रथम स्थल कहते हैं। तो प्रथम स्थल में क्या हो जाएगा कि हड़प्पा हो जाएगा, ये प्रथम स्थल हो जाएगा। हड़प्पा से एक विशाल अन्नागार मिला है जहाँ पर शायद संभवतः सभी लोग अनाजों को ला करके वहाँ पर रखते होंगे, सभी लोगों का अनाज वहाँ पे रखा जाता होगा। तो ये हो जाएगा अन्नागार मिला है। यहाँ पर महामात्र देवी की एक प्रतिमा भी मिली है। मातृ देवी की प्रतिमा मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि शायद मातृ देवी की यहाँ पर पूजा होती होगी। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर धरती माता की भी मूर्ति मिली है। धरती माता की भी मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये मिली है हड़प्पा से। आगे हम देखेंगे हड़प्पा में 2 कब्रिस्तान भी मिला है। हड़प्पा में 2 कब्रिस्तान भी मिला है। तो हड़प्पा की विशेषता में क्या क्या हम लोग देखें? सर्वप्रथम स्थल, अन्नागार मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, धरती माता की मूर्ति मिली है और 2 कब्रिस्तान मिला है। कहाँ पर? हड़प्पा में मिला है। आगे हड़प्पा के बाद अब हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो को। किसको देखेंगे?
मोहनजोदड़ो को अब हम लोग देखेंगे। मोहनजोदड़ो जो है उसका उत्खनन किसने किया था? तो राखालदास बनर्जी और माधव स्वरूप वत्स ने किया था। राखालदास बनर्जी और माधव स्वरूप वत्स ने 1922 में। और मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो सिंधु नदी तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो सिंधु नदी तट पर स्थित है। इसका उत्खनन का काम किसने किया? राखालदास बनर्जी और माधव स्वरूप वत्स ने। और कब किया? तो 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो हम देखेंगे कि ये सिंध प्रांत, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित है मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो से जुड़ी कुछ विशेषताओं को हम लोग देखते हैं। तो मोहनजोदड़ो में सबसे पहली विशेषता क्या होगी कि यहाँ पर पक्की ईंटों का बना हुआ भवन मिला है। मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों से बना हुआ भवन मिला है। वृहद स्नानागार मिला है। स्नानागार यानी कि एक सामूहिक स्नानागार मिला है जो कि बहुत बड़ा है। उसके चारों तरफ गैलरी और उसके बाद उसमें रूम भी मिले हैं। तो वृहद स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके बाद नतर्की की कांस्य की प्रतिमा मिली है। कांस्य की मूर्ति है नतर्की की, वो भी कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। कुबड़ वाले बैल की प्रतिमा कहाँ से? तो ये भी मिला है मोहनजोदड़ो से। और पद्मासन मुद्रा में, पद्मासन मुद्रा यानी बैठे हुए मुद्रा में क्या है कि त्रिमुखी योगी की प्रतिमा मिले है, जिसे प्रजापति के नाम से भी जाना जाता है, जिसे ऐसा माना जाता है कि प्रजापति की वो मूर्ति रही होगी। तो पद्मासन मुद्रा त्रिमुखी योगी की मिली है। तो हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो का उत्खनन राखालदास बनर्जी और माधव स्वरूप वत्स ने किया। कब किया? तो 1922 में। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के तट पर है। कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित है। और इसकी विशेषता क्या है? तो पकी हुई ईंटों से बना भवन मिला है, वृहद स्नानागार, नतर्की की कांस्य की प्रतिमा, कुबड़ वाला बैल मिला है और पद्मासन मुद्रा में त्रिमुखी योगी की प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुई है। आगे देखें हम लोग सुतका के डोर। सुतका के डोर को देखते हैं कि इसके उत्खननकर्ता जो है वो आरएल स्टाइन है। आरएल स्टाइन जो है वो इसके उत्खनन करता है। और किस वर्ष में इसका उत्खनन हुआ था? तो 1927 में इसका उत्खनन हुआ था। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि सुतका के डोर जो है वो किस नदी के किनारे है, किस नदी पे है? तो दास्क नदी पर स्थित है। और इसकी अवस्थिति कहाँ है? तो पाकिस्तान के मकरान के समुद्री तट के किनारे इसकी अवस्थिति है। अवस्थिति कहाँ है? तो पाकिस्तान के मकरान के समुद्री तट के किनारे इसकी अवस्थिति है। अब हम सुतका के डोर की कुछ विशेषताओं को देखते हैं। तो विशेषताओं में देखेंगे कि यहाँ दुर्ग और बंदरगाह है। क्या है? दुर्ग और बंदरगाह है यहाँ पर। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? तो सुतका के डोर है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। यहाँ पर दुर्ग और बंदरगाह भी देखे गए हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सिंधु तथा मेसोपोटामिया के मध्य समुद्री व्यापार में सहायक ये जो स्थल है सुतका के डोर, तो ये क्या है कि सिंधु तथा मेसोपोटामिया के मध्य समुद्री व्यापार में सहायक है। यानी कि इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में समुद्री व्यापार चलता था, यानी दोनों के बीच में व्यापार था। और उस बीच की कड़ी कौन सी थी? तो उस बीच की कड़ी थी सुतका के डोर, यानी कि ये उसका इम्पोर्टेंट जगह माना जाएगा। आगे अब हम लोग देखते हैं रोपड़। रोपड़ की खोज बीबी लाल ने की थी। रोपड़ की खोज बीबी लाल ने की थी। और इसका उत्खननकर्ता कौन थे? तो यज्ञदत्त शर्मा थे। यज्ञदत्त शर्मा के देखरेख में इसका उत्खनन हुआ था। किस वर्ष में? तो 1953 और 1956 में। कब कब हुआ? तो 1953 और 1956 में। किस नदी के किनारे है रोपड़? तो ये है सतलज नदी के किनारे। कहाँ पर? तो रोपड़ जिला पंजाब में।
रोपड़ जिला पंजाब में सतलज नदी के किनारे रोपड़ स्थल है। इसकी खोज बीबी लाल ने और इसका उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा करवाया गया 1953 और 1956 में। अब इसकी विशेषता को हम लोग देखेंगे तो विशेषता में रोपड़ का क्या हो जाएगा कि एक कब्र में मानव के साथ कुत्ते का शव। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि कब्र में मानव के साथ कुत्ते का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो हम लोग बोलेंगे रोपड़ में मिला है। कहाँ मिला है? रोपड़ में मिला है। रोपड़ किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे हम लोग देखेंगे। तो एक कब्र में एक मानव के साथ कुत्ते का शवाधान किया गया है, इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो रोपड़ से मिलता है। फिर देखेंगे बनावली। तो बनावली के उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट, और किस वर्ष में उत्खनन किया गया? तो 1974 में रंगोई नदी के किनारे ये स्थल है। और कहाँ पर? तो हिसार जिला हरियाणा। हिसार जिला हरियाणा में स्थित है। तो हिसार जिला हरियाणा में रंगोई नदी के किनारे पर बनावली स्थित है। इसका उत्खनन 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा करवाया गया। अब इसकी विशेषता को हम लोग देखेंगे तो हम देखते हैं कि बनावली में मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। बनावली में मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। बनावली से ही टेराकोटा का हल भी प्राप्त हुआ है। टेराकोटा का भी हल बनावली से प्राप्त हुआ है। बनावली से हम देखेंगे तो बनावली क्षेत्र में ही एक क्षेत्र है राखीगढ़ी। बनावली क्षेत्र में ही एक क्षेत्र क्या है? राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी इस सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा तथा विस्तृत शहर है। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा और विस्तृत शहर कौन सा है? तो राखीगढ़ी है। ये किस क्षेत्र में आता है? तो बनावली में आता है। बनावली के उत्खनन किसने किया? रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। कब किया? 1974 में। रंगोई नदी के किनारे है, हरियाणा में, हिसार जिला में। यहाँ से मिट्टी का हल मिला है, टेराकोटा का हल मिला है, और इस क्षेत्र के राखीगढ़ी जो है वो सबसे बड़ा और विस्तृत स्थल माना गया है। तो आगे अब देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग कालीबंगा को। कालीबंगा के उत्खननकर्ता बीबी लाल और बीके थापर। बीबी लाल और बीके थापर कालीबंगा के उत्खनन करता है। कालीबंगा का उत्खनन 1953 ईस्वी में कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे है। इससे पूर्व में सरस्वती नदी भी कहा जाता था। इससे पूर्व में सरस्वती नदी भी कहा जाता था। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के गंगानगर जिला में। राजस्थान के गंगानगर जिला में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं राजस्थान के गंगानगर जिला में सरस्वती या फिर घग्घर नदी के किनारे पर कालीबंगा स्थित है। इसका उत्खनन 1953 ईस्वी में बीबी लाल तथा बीके थापर के द्वारा किया गया। अब इसकी विशेषता को देखते हैं हम लोग। कालीबंगा की विशेषता, तो कालीबंगा एक ऐसा क्षेत्र पाया गया जिसके निचले नगर में भी दुर्ग बना हुआ था। ऐसे तो बाकी जो भी जगह पाए गए हैं उसमें दो नगर पाए गए, एक ऊपरी हिस्सा और एक निचला हिस्सा। ऊपरी हिस्सा में जो अमीर तबके के लोग थे वो रहते थे, और निचले हिस्से में गरीब या फिर मध्यम वर्गीय लोग रहा करते थे। तो कालीबंगा जो क्षेत्र है तो वहाँ पर ऊपरी हिस्से के साथ साथ निचले हिस्से में भी किला पाया गया है। अग्निकुंड मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा से क्या मिला है? अग्निकुंड मिला है। जूता हुआ खेत यानी जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। और जौ की खेती के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले हैं। तो हम लोग देखेंगे कि कालीबंगा की क्या विशेषता है। तो कालीबंगा में निचले हिस्से में भी दुर्गीकृत था। अग्निकुंड कालीबंगा से मिला है। जूता हुआ खेत कालीबंगा से मिला है। और कालीबंगा से जौ की खेती के भी साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे लोथल को।
लोथल के उत्खननकर्ता रंगनाथ राव थे। 1957 से 58 के बीच में इसका उत्खनन हुआ। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ पे है? तो भोगवा नदी के किनारे है और ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। लोथल की विशेषता को हम देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि ईंटों का बना बंदरगाह है। लोथल जो है वो एक बंदरगाह है, एक पत्तन नगर है और ये किसका बना हुआ है? तो ईंट का बना हुआ है और विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा भी है। प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा भी कौन सा है? तो लोथल है। चावल के अवशेष मिले हैं लोथल से। लोथल से याद रखिएगा चावल के अवशेष मिले हैं। युगल समाधान यानी एक साथ दो लोगों को दफनाया जाना, तो ये कहाँ से मिला है? तो लोथल से ही मिला है। और फारस की मोहरें भी मिली हैं लोथल से। इससे ये पता चलता है कि लोथल से विदेशी व्यापार भी होता था। तो जब ये बंदरगाह था तो यहाँ से विदेशी व्यापार होगा ही। तो फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग कि गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी तट पर लोथल स्थित है और इसका उत्खनन 1957-58 में रंगनाथ राव के द्वारा करवाया गया। इसकी विशेषता जो है तो ईंटों से बना हुआ बंदरगाह मिला है यहाँ पर और विश्व का प्राचीनतम गोदीवाड़ा जो है तो वो भी क्या है? लोथल ही है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि चावल के दानों के साक्ष्य मिले हैं लोथल से। युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं और फारस की मुद्रा लोग देखेंगे। रंगपुर के उत्खननकर्ता रंगनाथ राव थे। रंगनाथ राव इन्होंने वर्ष 1953-54 में रंगपुर का उत्खनन करवाया था। रंगपुर मादर नदी के तट पर है और ये गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है। गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है। इसकी विशेषता कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम नहीं देखेंगे। तो हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि गुजरात के काठियावाड़ में मादर नदी तट पर रंगपुर स्थित है। इसका उत्खनन वर्ष 1953-54 में रंगनाथ राव द्वारा करवाया गया था। ये चीज हो गया। आगे देखते हैं सुरकोटदा। तो सुरकोटदा जो है तो इसमें हम उत्खनन करता वर्ष और नदी नहीं देखेंगे। सुरकोटदा जो है वो कच्छ जिला में स्थित है और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये इसकी क्या विशेषता है। तो यहाँ से घोड़े की अस्थियां मिली है। घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिली है? तो सुरकोटदा से मिली है। घोड़े की अस्थियां सुरकोटदा से मिली हैं और कलश में शवाधान यानी कि कलश में हड्डियों को रख करके और उसको मिट्टी में दफनाना, तो इसको कलश शवाधान कहा जाता है। तो कलश शवाधान जो है वो सुरकोटदा से प्राप्त हुआ है। आप लोग ये मत समझिएगा कि यहाँ पे डैश है या फिर कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि हम लोगों को अभी इन सब के बारे में ज्ञान अर्जित करने का समय नहीं है कि हम ऐसे बताने के लिए तो मैं ये सब कुछ बता सकती हूँ। तो आप लोग जो एग्जाम में पूछने वाला है सिर्फ उस पर फोकस कीजिए। जो नहीं पूछने वाला है उसको भी छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है कि हम एक एक चीज़ को ले करके और यहाँ पे देखें। तो हम लोग जो एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें हैं उस पर फोकस करेंगे और उसके बाद अपना एग्ज़ाम क्लियर करके और आगे शिक्षक बनेंगे। तो इस पे देखते हैं कि अब हम धौलावीरा को देखेंगे। धौलावीरा के उत्खननकर्ता जो हैं वो रविंद्र सिंह बिष्ट हैं और उत्खनन कब हुआ था? तो 1990-91 में हुआ था। आगे हम देखेंगे कि ये कहाँ पर स्थित है। तो गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है धौलावीरा। और इसकी विशेषता क्या है? तो सिंध सभ्यता का सबसे बाद में ज्ञात स्थल। सिंध सभ्यता का सबसे बाद में ज्ञात स्थल कौन सा है? तो धौलावीरा है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में है और इसका उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990-91 में किया। आगे देखेंगे दाइमाबाद। दाइमाबाद जो है
वो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला में स्थित है। और इसकी विशेषता क्या है कि ये हड़प्पा स्थल का सबसे दक्षिणी स्थल है। इसको हम लोग देखे थे अभी कुछ देर पहले कि हड़प्पा स्थल का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, दाइमाबाद है, और ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला में स्थित है। इसको हम लोग कुछ देर पहले भी देख चुके हैं। तो आइए अब इसके आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग आलमगीरपुर को। आलमगीरपुर के उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। वर्ष जो है वो 1985, हिंडन नदी तट पर, मेरठ जिला, यूपी। और इसकी जो विशेषता है वो क्या है, तो ये सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, आलमगीरपुर है। तो हम लोग देखेंगे यूपी के मेरठ जिला में हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर स्थित है। आलमगीरपुर सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है और इसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है, जिन्होंने 1985 में इसका उत्खनन करवाया था। हो गया। अब देखते हैं कोटदीजी। कोटदीजी का उत्खनन 1953 में हुआ है। सिंधु नदी के तट पे है ये, और ये कहाँ है, तो पाकिस्तान प्रांत के अखनूर जिला में है। पाकिस्तान प्रांत के अखनूर जिला में है। तो पाकिस्तान प्रांत के अखनूर जिला में सिंधु नदी तट पर कौन सा क्या स्थित है, तो कोटदीजी स्थित है। और इसका उत्खनन कब हुआ था, तो 1953 में इसका उत्खनन हुआ था। ये चीज हो गया। अब सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं को देखेंगे हम लोग। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं में सिंधु घाटी सभ्यता की एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी। तो इसकी नगर की सभ्यता को हम लोग देखेंगे। सवाल पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अब इसके नगर विकास को, नगर विन्यास को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटों का प्रयोग किया गया था, घर बनाने के लिए जिस ईंटों का प्रयोग किया गया था, तो वहाँ पे पक्के ईंट और कच्चे ईंट दोनों तरह के ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो पक्की तथा कच्चे ईंटों का प्रयोग किया गया था। यहाँ की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी 90 डिग्री पर काटती थी सड़कें। तो सड़कें यहाँ पर एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कों के दोनों किनारों में नालों की व्यवस्था थी। सड़कों के दोनों किनारों पर नालों की व्यवस्था। और मकान जो होते थे वो 2 मंजिले होते थे। मकान कैसे होते थे, 2 मंजिले होते थे। एक मात्र कालीबंगा के मकान देखे गए हैं जो कि कच्ची ईंटों से निर्मित है। कालीबंगा के मकान जो है वो कच्ची ईंटों से निर्मित है। तो यहाँ हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता में यहाँ पर कच्चे और पक्के दोनों तरह की ईंटों का प्रयोग किया गया है। सड़कें जो थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सड़कों के दोनों किनारों पर नालों की व्यवस्था थी। सड़कों के दोनों किनारों पर क्या थी, तो नालों की व्यवस्था थी। और यहाँ पर मकान जो होते थे वो 2 मंजिले होते थे। एकमात्र कालीबंगा के मकान देखे गए हैं जो कि कच्चे ईंटों के बनाए गए हैं। इसके आगे अब हम लोग सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन को देखेंगे। सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन को अब हम लोग देखेंगे। सामाजिक जीवन में सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो 4 वर्गों में विभाजित था। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में विभाजित था। विद्वान, योद्धा, व्यापारी, शिल्पकार या फिर श्रमिक। सैंधव सभ्यता का जो समाज था वो 4 वर्गों में विभाजित था। पहला विद्वान, फिर योद्धा, फिर व्यापारी और फिर शिल्पकार या फिर श्रमिक। इस तरह के लोग आते थे। शासन जो था वो वणिक वर्गों के हाथ में था। शासन जो था वो किसके हाथों में था, तो वणिक वर्गों यानी कि जो पढ़े लिखे वर्ग थे, जो बड़े वर्ग यानी कि विद्वान या फिर योद्धाओं के हाथ में, विद्वानों के हाथ में शासन था यहाँ पर। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि परिवार मात्र सत्तात्मक होता था। जैसे कि हम लोगों का जो परिवार है वर्तमान समय में भारतीय सभ्यता जो है वो पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक, कोई भी पिता के नाम से जानता है, पिता का नाम पूछता है।
लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। यहाँ पर माता के नाम से बच्चों को जाना जाता था। यहाँ पर पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति का भी प्रचलन था। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति दोनों तरह की चीजें थी। वहाँ पर मनोरंजन के लिए लोग यहाँ पर पाशा खेलते थे। मनोरंजन के लिए क्या करते थे? पाशा खेलते थे। और अन्य साधन में शिकार खेलना या फिर मछली पकड़ना था। मनोरंजन के लिए ये लोग पासा खेलते थे और अन्य साधन में शिकार खेलना या फिर मछली पकड़ना इनका साधन था। शवों को यहाँ पर जलाया भी जाता था और दफनाया भी जाता था। दोनों तरह के प्रमाण मिले हैं। तो शवों को यहाँ पर जलाया भी जाता था और दफनाया भी जाता था। तो सामाजिक जीवन में क्या हो जाएगा कि सैंधव सभ्यता 4 समाज में 4 वर्गों में थी: विद्वान, योद्धा और व्यापारी, शिल्पकार या फिर श्रमिक। इसके आगे शासन जो था वो पढ़े लिखे वर्गों के हाथ में था, ऐसा माना जाता है। वैसे क्या होगा ये नहीं पता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पढ़े लिखे वर्गों के हाथ में होगा। परिवार मात्र सत्तात्मक था, पर्दा प्रथा भी थी और वेश्यावृत्ति भी थी। मनोरंजन के लिए लोग क्या करते थे? तो पासा खेलते थे या फिर शिकार करना या फिर मछली पकड़ा जाता था। शवाधान में देखा जाए तो यहाँ पर दफनाया भी जाता था और जलाया भी जाता था। दोनों तरह की चीज़ों को यहाँ पर देखा गया है। तो इसके आगे देखते हैं। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन और वाणिज्य को देखेंगे। आर्थिक जीवन और वाणिज्य को तो यहाँ पर हम देखेंगे कि विदेशी व्यापार होता था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में विदेशों से भी व्यापार होने के साक्ष्य मिले हैं। तो विदेशी व्यापार में हम लोग देखेंगे कि कुछ वस्तुएं यहाँ पर है, यहाँ चार्ट बना हुआ है और आयात स्थल यानी कि कहाँ से मंगाया जाता था। तो इस चीज को हम लोग देखते हैं। तांबा जो है वो खेतड़ी की खान राजस्थान से मंगाया जाता था। तांबा खेतड़ी की खान राजस्थान से। सोना कर्नाटक, ईरान तथा अफगानिस्तान से आता था। लाजवर्द मेसोपोटामिया, कश्मीर और अफगानिस्तान से आता था। और टीन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि विदेशी व्यापार में कौन कौन सी चीज़ें बाहर से आती थी। यहाँ से सवाल पूछा जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा कि विदेशी व्यापार होता था तांबा खेतड़ी की खानें राजस्थान से, सोना कर्नाटक, ईरान तथा अफगानिस्तान से, लाजवर्द मेसोपोटामिया, कश्मीर तथा अफगानिस्तान से और टीन अफगानिस्तान से। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। आगे अब हम लोग देखते हैं धार्मिक जीवन को। यहाँ के सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन को अब हम लोग देखेंगे। तो धार्मिक जीवन में यहाँ पर सर्वाधिक पूजा मातृ देवी की जाती थी। सर्वाधिक पूजा किसकी होती थी? मातृ देवी की। ऐसा माना जाता था कि मातृ देवी जो है वो उर्वरा की देवी है, उर्वरता की देवी है, जिससे कि खेतों में पैदावार ज़्यादा होती है। तो इसलिए मातृ देवी की सबसे ज़्यादा पूजा यहाँ पर की जाती थी, ऐसी संभावना है। दूसरे देवता के रूप में, दूसरे प्रमुख देवता के रूप में प्रजापति को माना गया है। दूसरे प्रमुख देवता के रूप में किसे माना गया है? तो प्रजापति को माना गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ से एक धातु की मूर्ति भी प्राप्त हुई है और उन मूर्तियों में मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नतर्की की कांस्य की प्रतिमा प्रमुख है। धातु की एक नतर्की की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है जो कि क्या है? प्रमुख है। तो धार्मिक जीवन कैसा था कि ये लोग मातृ देवी की पूजा सर्वाधिक करते थे क्योंकि ये उर्वरता की देवी थी। दूसरे प्रमुख देवता में प्रजापति थे और धातु की मूर्तियों में मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नतर्की की कांस्य प्रतिमा प्रमुख है। अब हम यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। इसमें पहली पंक्ति जो होती थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और जब एक पंक्ति से ज़्यादा लिखना होता था तो इसे बाएं से दाएं लिखा जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता था कि इसकी लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी और पहली पंक्ति को कैसे दाएं से बाएं, दूसरी को बाएं से दाएं, फिर तीसरी को दाएं से बाएं, इस तरीके से लिखा जाता था। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे प्रजाति।
तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रजाति थी तो अधिकांशतः हड़प्पाई लोग जो थे वो भूमध्य सागरीय थे। अधिकांशतः हड़प्पाई लोग जो थे वो कैसे थे? भूमध्य सागरीय थे और इन्हीं लोगों को आर्य कहा गया है। अधिकांशतः हड़प्पाई लोग भूमध्य सागरीय थे, इन्हें आर्य कहा गया है। और अब हम देखते हैं कि इस सभ्यता का विनाश कैसे हुआ। इस सभ्यता का विनाश कैसे हुआ? तो इतनी बड़ी सभ्यता का विनाश किसी एक कारण से हो जाए ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि कितनी बड़ी सभ्यता है। तो इसका विनाश किसी एक कारण से हो तो ये चीज़ें संभव नहीं है। तो इस तरह से अलग अलग विद्वान इसमें अपना अलग अलग मत देते हैं, लेकिन ये चीज़ सभी लोग जानते हैं कि इतनी बड़ा सभ्यता का अंत किसी एक कारण से नहीं हो सकता है। तो विनाश का कोई एक कारण नहीं है। इसके आगे अब हम लोग देखते हैं कि इसके विविध तथ्यों के बारे में कुछ, तो चलिए देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ विविध तथ्यों को हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो विविध तथ्यों में देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो चित्रांकन है उस चित्रांकन में स्वास्तिक के चिन्ह का प्रयोग किया गया है। चित्रांकन में क्या किया गया है कि स्वास्तिक के चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जो कि स्वास्तिक चिन्ह हम अपने पूजा पाठों में बनाते हैं, उस चित्र का प्रयोग किया गया है। विदेशी व्यापार इसका जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का विदेशी व्यापार मध्य एशिया, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, बहरीन द्वीप, मेसोपोटामिया की सुमेरिया सभ्यता से होता था। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि व्यापार यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो व्यापार विनिमय प्रणाली के तहत व्यापार जो था वो वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत होता था, और प्रमुख उसमें व्यापार की जो वस्तु थी वो था सूती वस्त्र। तो इस तरह से हम ये जान सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कपास की खेती का ज्ञान हो चुका था, इसलिए यहाँ पर प्रमुख व्यापार जो था वो सूती वस्त्र का होता था और व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा किया जाता था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक व्यक्ति है पिग्गट, पुरातात्विक, तो पिग्गट के द्वारा, इतिहासकार तो पिग्गट के द्वारा मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया गया है। पिग्गट के द्वारा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को क्या कहा गया है? तो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया गया है। इस सभ्यता में बतख को अत्यधिक पवित्र माना जाता था। इस सभ्यता में बतख को अत्यधिक पवित्र माना गया है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में 7 परत मिले हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई में 7 परत मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि मोहनजोदड़ो को 7 बार बसाया गया होगा, इसलिए यहाँ पर 7 परत पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो को 7 बार बसाया गया होगा। मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। सिंध का नखलिस्तान किसे कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो को कहते हैं। स्वतंत्रता के बाद अधिकांशतः स्थल जो है इस सभ्यता के वो गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी या फिर हड़प्पा सभ्यता के अधिकांशतः स्थल जो खोजे गए हैं स्वतंत्रता के बाद, वो कहाँ पर खोजे गए हैं? तो गुजरात में सबसे अधिक खोजे गए हैं। घरों का विन्यास जो इनका होता था वो ग्रिड प्रणाली से होता था। घरों के लिए जो विन्यास की प्रक्रिया थी वो ग्रिड प्रणाली के द्वारा ये लोग करते थे। आगे देखते हैं। इस सभ्यता में हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी मिट्टी के बर्तन बनाए गए तो उस मिट्टी के बर्तनों में सर्वाधिक लाल रंग का उपयोग किया गया। मिट्टी के बर्तनों में सर्वाधिक लाल रंग का उपयोग किया गया यहाँ पर। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि इस सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो इसको देखिएगा कि लोहे का ज्ञान इनको नहीं था। अब आज के लिए इतना ही। इस तरह से हम लोग हड़प्पा संस्कृति को ख़त्म कर दिए। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वैदिक काल के बारे में। तो अगर आप लोगों को इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।